हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स देखे थे, रिवीजन किया था। ये दूसरा वीडियो आपको दे रहा हूँ कि इसमें और कुछ ज़्यादा टॉपिक्स है जो हमारे रह गए थे, उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारे टॉपिक थे। उसमें पहले वीडियो में हमने कंपाउंड वर्ड्स देखे थे, वर्ड चेन देखे था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे थे, जेरेन क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं वो देखे हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं वो देखे हैं। उसके बाद पंक्चुएशंस भी, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है वो भी हमने देखा। उसके बाद होमोफोन और होमोग्राफ क्या होते हैं ये भी हमने रिवाइज किया। उसके बाद स्पॉट द एरर्स, एरर को कैसे पहचाना, किस तरह के 5 तरह के एरर मैंने बताए थे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और करेक्ट स्पेलिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए ये हमने यहाँ तक की देखा था। उसके बाद आज के वीडियो में हम आगे कुछ और टॉपिक देखेंगे। चलो हम जाते हैं सीधे आज के नए टॉपिक की तरफ। आज का पहला टॉपिक है करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म करेक्ट कैसे यूज करें। सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब करेक्ट वर्ब फॉर्म्स आपको पूछे गए जाते हैं तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण ज़्यादातर दिए जाते हैं। आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन जब वो आते हैं तब आने वाले जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसको एस या ई एस लगाया जाता है। ऑलवेज कम विद वर्ब एस और ई एस। अगर बाकी के कोई सब्जेक्ट आते हैं तो उनको एस और ई एस नहीं लगता है, लेकिन ही, शी, इट को लगता है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनको लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है नाउन है उनको भी लगता है। जैसे कि एस और ई एस के बारे में, वैसे डू और डज, डू और डज के बीच में अंतर क्या है, तो सिर्फ ई एस का है। डू और डज सेम ही है, सिर्फ ई एस ज़्यादा है। तो डज किसको लगेगा, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए, या नाउन जो सिंगुलर रहते हैं उनके लिए लग सकता है। तो ये मिस्टेक ज़्यादातर होती है। हम कुछ उदाहरण बताएंगे, हम कुछ उदाहरण देखेंगे। इट शोज एवरीडे हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर प्लान्स टू। ये जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है कि हैबिचुअल एक्शन बताता है, एवरीडे वर्क बताता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ और फ्यूचर प्लान्स, ये तीन चीज बताती है। खासकर करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करो, ये पूछा गया और ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछे जाते हैं, तब हमको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। या तो हैबिचुअल एक्शन हो सकती है, या एवरीडे एक्शन हो सकती है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है, और फ्यूचर प्लान्स भी हो सकते हैं। चलो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण देखेंगे, सुरेश प्लेज गिटार। इसका मतलब ये तो नहीं ना सुरेश एक दिन बजाता है, रोज रोज बताता है, वो रोज काम करता है, या उसे वो हर रोज गिटार बजाता है। तो सुरेश प्लेज गिटार है, सुरेश सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए PLAY को S लगाया है। और वी ये प्लूरल है, इसके S नहीं लगेगा, तो वी प्ले गिटार और सुरेश प्लेज गिटार। ओके, देन सेकंड इसमें क्या दिखाई देता है कि हैबिचुअल एक्शन दिखाई देती है। और दूसरा है सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सन राइजेस इन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि कभी दक्षिण में कभी उत्तर में, ऐसा नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी होता है तो भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सन सिंगुलर है इसलिए राइज को राइजेस किया है। उसी तरह का दूसरा एक उदाहरण देखेंगे, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो प्लैनेट्स प्लूरल है इसलिए मूव को मूव्स न करते हुए मूव रखा है, मूव अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है। तीसरे में, एग्जाम स्टार्ट्स ऑन 9 अक्टूबर। ये स्टार्ट से 9 अक्टूबर को चालू होने वाली है, लेकिन तो भी START लगाया है, तो इसे स्टार्ट ऑन होना चाहिए, स्टार्ट ऑन की जगह पर स्टार्ट ऑन। ओके, यहाँ पर स्टार्ट ऑन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं आगे की तरफ, कंडीशनल सेंटेंसेस। वर्ब फॉर्म को यूज करते वक्त हमें कंडीशनल सेंटेंस की तरफ ध्यान देना है। इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज अपीयर्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस।
इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड, अभी यू विल गेट सक्सेस ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और इफ यू वर्क हार्ड ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो पहला क्लॉज किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया, और दूसरा क्या है, प्रेजेंट में आ गया। एक प्रेजेंट में आ गया तो एक फ्यूचर में आ जाता है। तो ये बात की तरफ हमें ध्यान रखना है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ओके, चलो हम आगे जाते हैं। और नेक्स्ट इज डॉट एंड टेम्पररी एक्शन। जो एक्शन, ऐसा एक्शन जो तुरंत खत्म होता है, और ऐसा एक्शन है कि जो थोड़ी देर के लिए चालू रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। जैसे कि आई फाउंड अ कॉइन व्हेन आई वाज क्लीनिंग माय रूम, इसमें आई फाउंड अ कॉइन ये डॉट एक्शन है। व्हेन आई वाज क्लीनिंग माय रूम ये कंटिन्यूस है, और कुछ देर के लिए वो चली है, उसके बाद वो खत्म हो गई होगी, टेम्पररी एक्शन है। सो आई फाउंड, फाउंड ये हो गया पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, और आई वाज क्लीनिंग ये टेम्पररी, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसके बाद हम आगे जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ टू एक्शंस इन पास्ट। ऐसा कहना है कि एक एक्शन और उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ है, ये दोनों भी एक्शन अगर पास्ट टेंस में हुई है, उसमें जो पहला एक्शन हुआ है होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और दूसरा एक्शन होता है वो पास्ट सिंपल टेंस में होता है। पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हैड लगता है, और दूसरा एक्शन जो सिंपल पास्ट टेंस में होता है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि द गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम, गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम, गेस्ट समय पर आ चुके, आ गए। बट माई मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड फॉर देम, तो मदर ने जो फूड बनाने का एक्शन है वो पहले हुआ है और बाद में गेस्ट आए, तो जो पहला एक्शन हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड कुक्ड का इस्तेमाल किया गया है, और बाद में जो एक्शन हुआ है उसे सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये फोर्थ चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट है अ प्रेजेंट फ्यूचर, अ प्रेजेंट और अ फ्यूचर टेंस इन अ प्रिंसिपल क्लॉज might be followed by any tense required by the sense to convey the subordinate clause। तो एक बात ध्यान में रखो कि कौन सा भी दूसरा टेंस भी आ सकता है, जैसे कि he thinks, वो सोचता है, that the food was good, ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह का फूड अच्छा था, तो ऐसा भी बोल सकता है he thinks that the food is good, हाँ हो सकता है, और he thinks that the food will be good, ये तीनों भी यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम पास्ट टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी विल नो दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन प्रेजेंट टेंस, एंड शी विल नो उसको मालूम हो जाएगा लेकिन अभी नहीं है। शी विल नो दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, हियर after that we will see sixth number here। sixth number ये बताता है if there is a use of past tense in principal clause it must be followed by past tense in subordinate clause। principal clause में past tense है तो subordinate clause में past tense ही होना चाहिए। जैसे कि he said that he wanted to learn English, तो ये principal clause में past tense है said, और subordinate clause है he wanted, wanted में ये subordinate clause है उसमें ईडी लगाया, इसका मतलब ये है ये भी पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट दोनों में भी है। ओके, एंड हम सेवंथ वो फॉर्म के मिस्टेक की तरफ जाएंगे कि कैसे यूज करेंगे। आफ्टर एवरी मॉडल ऑक्सिलरी, ध्यान रखिए क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी हमें फिर से आगे भी आने वाला है, तो एक ही बार हम उसे पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी जब भी आता है उसके साथ साथ डू, डज, डिड ये भी आता है, तो उनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा बेस्ट फॉर्म में होता है। बेस्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं कहता हूँ एक उदाहरण, मनीष कैन लर्न इंग्लिश, ये सेंटेंस है मनीष कैन लर्न इंग्लिश। मनीष के बाद कैन वर्ड है, कैन दिस इज द मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो वर्ब आया है लर्न आया है, लर्निंग नहीं आया है, लर्न नहीं आया है, सिर्फ लर्न LEARN है। तो मैं कैन को हटाकर कुड भी लगा सकता हूँ, मनीष कुड लर्न इंग्लिश, मनीष शुड लर्न इंग्लिश, मनीष वुड लर्न इंग्लिश, मनीष विल लर्न इंग्लिश, मे लर्न इंग्लिश, माइट लर्न इंग्लिश, शैल लर्न इंग्लिश, ऐसे भी हम कह सकते हैं। लेकिन लर्न में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक ये मॉडल ऑक्सिलरी है।
इसी तरह से डू, डज और डीड का भी है। जब ये डू, डज, डीड का मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डू, डज, डीड का सिर्फ दो ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि एक तो होता है वाक्य को निगेटिव करने के लिए और दूसरा होता है प्रश्न पूछने के लिए। निगेटिव वाक्य को बनाने के लिए भी डू, डज, डीड का सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई डोंट लाइक कॉफी। ओके, तो डोंट लाइक, डू के बाद क्या आएगा? लाइक आएगा। लाइक नहीं आएगा, लाइकिंग नहीं आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, सिर्फ लाइक आएगा। डू वी कंसल्ट द लॉयर, तो डू क्यों आया है? वी है इसलिए डू है। और डू वहां पर पहले डोंट क्यों आया? क्योंकि आए हैं इसलिए। तो डू वी कंसल्ट लॉयर, तो डू के बाद कंसल्ट वर्ड आया है, कंसल्टिंग नहीं आया है, कंसल्टेड नहीं आया है, कंसल्ट्स नहीं आया है, सिर्फ कंसल्ट आया है। तो बेस्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये हम समझ में आ गया हमारा। तो हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि फॉर द अर्थ रैडश अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन और रिवॉल्व अराउंड द सन। क्योंकि अर्थ है सिंगुलर है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल टेंस में सिंगुलर के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 इसमें रिवॉल्व्स लिखा है, वही एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें परफेक्ट एक्शन मालूम होना जरूरी होता है कि जो यूनिवर्सल एक्शन है वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम इस्तेमाल करते हैं। और हम आगे जाएंगे। इफ यू रन फास्ट यू डैश कैच द बस। ये कैच, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एक बार हम प्रेजेंट टेंस आया है तो आगे रिजल्ट में क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस आना चाहिए। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, ऐसा सही रहेगा। तो तीसरा है व्हेन आई डैश अ बुक वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स एंटर्ड माई रूम। तो इसका भी इसी तरह का उदाहरण भी हमने देखा है कि डॉट एक्शन है एंटरिंग रूम, और कंटिन्यूस एक्शन है, कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी चाहिए। आईएनजी चाहिए तो उसके साथ साथ कोई ना कोई वर्ब भी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। जैसे कि एंटर्ड ये पास्ट टेंस में है तो पीछे वाला एक्शन भी पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे कि वॉज रीडिंग, ये परफेक्ट रहेगा। रीडिंग तो नहीं आ सकता, सिर्फ रीड नहीं आएगा, और नन ऑफ दिस ये तो हो ही नहीं सकता। तो वॉज रीडिंग ये परफेक्ट रहेगा। व्हेन आई वॉज रीडिंग अ बुक वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स एंटर्ड माई रूम, दिस इज ओके। अगला टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ज़्यादातर लड़के उसे डरते हैं, पता नहीं क्यों। फिगर्स ऑफ स्पीच ये सिर्फ पोएम के लिए नहीं है, कहाँ पर भी फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर व्हेनेवर वी रीड पोएट्री, वी स्टडी पोएट्री, वी स्टडी फिगर्स ऑफ स्पीच। इट इज़ अ पोएटिकल डिवाइस। पोएटिकल डिवाइस है तो हमें मालूम होना चाहिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के होता है। कुछ जो मेन फिगर्स ऑफ स्पीच है कॉमन, जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये रिवीजन लेसन है। तो कुछ जो 10 फिगर्स ऑफ स्पीच है जो अक्सर यूज करता है वो हम देखेंगे। पहला देखते हैं सिमिली एंड मेटाफर। क्या होता है सिमिली एंड मेटाफर? सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर यूज फॉर कंपेयरिंग, और दोनों भी कंपैरिजन कैसे, तुलना करने के लिए इस्तेमाल करता है। कंपेयर द टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट देन ईच अदर। दो चीजें जो अलग अलग होती है उनसे उनकी तुलना करने के लिए, उनके कंपेयर करने के लिए सिमिली और मेटाफर होता है। तो दोनों में क्या फर्क है? सिमिली है तो उसके साथ साथ कंपेयर करने के लिए एज या लाइक का वर्ड की इस्तेमाल करते हैं, और मेटाफर है तो उससे डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं, उसे लाइक और एज इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर से समझाता हूँ। सिमिली जब सेंटेंस में आता है तो हम कंपेयर करने के लिए टू थिंग्स का, डिफरेंट थिंग का कंपेयर करने के लिए एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। अगर एज और लाइक का इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्ट कंपैरिजन किया तो वो बन जाता है मेटाफर। दोनों में भी कंपैरिजन ही है। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये शेक्सपियर का सेंटेंस है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग। यार लाइफ इज अ टेल, तो लाइफ का कंपैरिजन टेल के साथ किया है।
उसने ये नहीं कहा लाइफ इज लाइक अ टेल, उसने क्या कहा लाइफ इज अ टेल, लाइफ एंड टेल बोथ आर कंपेयर्ड, okay, directly compared, so it is called metaphor. Your teeth are like stars, your teeth are like stars, तो like का इस्तेमाल किया है stars और teeth दोनों को कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर बन गया simile। मैं समझ सकता हूँ कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सिमिली और मेटाफोर कम से कम ये समझ में आ गया। दूसरा जाता है एलिट्रेशन और रिपीटेशन, ये दोनों भी सेम जैसे ही लगते हैं लेकिन थोड़ा फर्क है। एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता है, कंसोनेंट साउंड रिपीट होता है, और रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं। एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता है और रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट है। रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इन ए लाइन, एक ही लाइन में अगर एक ही साउंड बार बार आ जाता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। एक ही वर्ड अगर बार बार आता है तो उसे हम रिपीटेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेटी बटर बॉट सम बटर but she said the butter's bitter. If I put it my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter, that would make my batter better. So sound which is repeated is a b. Betty butter bought some butter. एक एक लाइन में देखेंगे तो ब ब ब बहुत बार आया है। हिंदी में भी वो गाना है ना, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे से चांदी के चमचे से चटनी चटाई, तो च च च च रिपीट, एलिट्रेशन। यहाँ पर वर्ड्स नहीं रिपीट हुआ है, क्या रिपीट है? एक एक लाइन में देखेंगे तो हमें साउंड रिपीट हुआ है, लेकिन कभी कभी वर्ड्स भी रिपीट होते हैं। वो कैसे? जैसे कि दूसरा होता है हॉर्स इज अ हॉर्स, ऑफ कोर्स वर्ड्स नहीं, वर्ड्स के वर्ड जैसे कि जैसे वो रिपीट हुए हैं। नो वन कैन टॉक टू अ हॉर्स ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर वर्ड्स रिपीट हुए। जब वर्ड्स रिपीट होते हैं उसे हम रिपीटेशन कहेंगे। अगर साउंड रिपीट हो रहा है तो उसे हम एलिट्रेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट जाता है हम पर्सनिफिकेशन की तरफ। नाम में ही पर्सन दिखता है, पर्सन का मतलब व्यक्ति, और पर्सोनिफाई का मतलब है किसी चीज को व्यक्ति समझना, उसमें वो व्यक्ति जैसी क्वालिटी डाल देना, उसे कहते हैं पर्सोनिफाई। और पर्सोनिफिकेशन इसका मतलब है व्यक्ति रूप देना है, या किसी आदमी जैसे उसका क्वालिटी उसके अंदर है ऐसा समझना है, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो कोई नॉन ह्यूमन है उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज है ऐसा समझ के कुछ लिखना, वो होता है पर्सनिफिकेशन। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, इफ विंटर वेयर अ पर्सन, विंटर को पर्सन समझा गया है। शी वुड बी अ गर्ल विद अ फ्रस्टी हेयर, तो विंटर को शी कहा गया है, शी वुड बी अ गर्ल जैसे उसे ट्रीट करेंगे अभी। फ्रॉस्टी हेयर, उसके पास हेयर भी होंगे। विंटर वुड वियर स्नो पैंट्स, स्नो बूट्स, ग्लोव्स एंड हैट एंड स्कार्फ। असल में विंटर के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पोएट ऐसा सोचता है कि अगर वो विंटर एक लड़की है, एक पर्सन है, तो उसके पास ये सब कुछ होगा। विंटर वुड स्मेल लाइक हॉट चॉकलेट, विंटर का स्मेल भी आएगा। एंड पीनट बटर एंड हर्शीज केस, कुकीज, बेकिंग, सब कुछ है जो ह्यूमन जैसा उसे ट्रीट करेंगे, तो दिस बिकम्स अ पर्सनिफिकेशन। ओके, personification means taking giving some qualities of a person to non-human things or inanimate things is called personification। उसको हम personification। उसके बाद जाते हैं हम हाइपरबोल। हाइपरबोल होता क्या है? जितना जरूरी होता है, ज्यादातर कहा जाता है, उससे बहुत ज्यादा बताना उसे कहता है हाइपरबोल। एक्सट्रीम exaggeration to emphasize a certain feature or quality, किसी फीचर और क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा ही बताना, जितना है उससे बहुत ज्यादा बताना, दैट इज वर्ड हाइपरबोलिक। और हाइपरबोलिक कैसे, हाइपरबोल क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पोएम है एंड्रयू मार्वेल का। उन्होंने एक कविता है उनकी, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, उसमें उन्होंने लिखा है 100 years should go to praise thine eyes, thine का मतलब योर, and on thy forehead gaze। Here he says, ऐसा वो कहता है कि प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना।
तुम्हारी आंखों की प्रेस के लिए मुझे 100 साल लगेंगे। तो किसी की आंखों की प्रेस के लिए 100 साल किसके लिए चाहिए, लेकिन ये एग्जैजरेशन है, दिस इज व्हाट हाइपरबोल। तो दिस इज अ वेरी फेमस पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। नेक्स्ट हम जाते हैं सेवेंथ, एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी क्या होता है कि जब कोई हमारे सामने नहीं होता है तो भी हम उसके बारे में बोलते हैं, डायरेक्टली उसे एड्रेस करते हैं। और कोई इनएनिमेट थिंग है उसको भी हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, तो ये बन जाता है एपिस्ट्रॉफी। जैसे कि गॉड हमारे सामने नहीं है लेकिन हम कहते हैं ओ गॉड फॉरगिव मी, यू आर इन हेवन वगैरह वगैरह। तो गॉड तो सामने नहीं है तो भी हम गॉड के सामने है ऐसा समझ के हम उसको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। और इफ यू डायरेक्टली टॉक टू बुक, बुक तो तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन बुक के साथ तुम डायरेक्टली बात कर रहे हो, दैट इज व्हाट एपिस्ट्रॉफी, उसे हम एपिस्ट्रॉफी कह सकते हैं। तो इनएनिमेट थिंग या एब्सेंट पर्सन दोनों के साथ डायरेक्ट एड्रेस अगर होता है तो उसे हम एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। एग्जाम्पल है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सर ट्विंकल ट्विंकल स्टार वो तो हमारे सामने नहीं है लेकिन तुम उसके साथ बात कर रहे हो। ओ गॉड फॉरगिव मी, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल, गॉड तुम्हारे सामने नहीं है तो भी तुम बात कर, दिस इज एपिस्ट्रॉफी। प्रेयर में अक्सर ऐसा होता है। ध्यान रखें कि इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकते हैं जो बड़ा आसान होता है समझना। नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया इसका मतलब है साउंड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिसका मतलब होता है वो साउंड, वो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस वर्ड का, उसका मतलब जो होता है वही वो उसका मतलब है, जो प्रोनाउंसिएशन है वही उसका मतलब है, उसका तो उसी तरह का साउंड। वर्ड्स क्या सिग्निफाई करते कि वो एक तरह का साउंड। जैसे कि हिसिंग स्टीम, स्टीम स्टीम का मतलब है जो भाप निकलते हैं उसे हिसिंग स्टीम, उसका आवाज जो आता है हिसिंग स्टीम। क्रिकिंग साउंड, डोर, क्रिकिंग साउंड ऑफ डोर या क्रिकिंग साउंड ऑफ ट्रीज, ट्रीज का या डोर का जो आवाज आता है उसे हम कहते हैं। हुश हुश ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की आवाज। और फ्लाइंग फ्लाइज बज, बजिंग, बजिंग की ये भी ओनोमेटोपी, उसका मतलब इट मीन्स नथिंग बट अ साउंड, उसका मतलब और कुछ नहीं बस एक साउंड है। तो वर्ड्स मिमिक द एक्चुअल साउंड, मिमिक करते हैं एक्चुअल साउंड को ही वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, विल हैव एग्जांपल, जैसे क्लैंग, दिस इज द साउंड ऑफ बेल। रसल, दिस इज साउंड ऑफ लीव्स। बैंग ऑन द डोर, डोर के बाद हम जब मारते हैं तो बैंग साउंड आता है। स्प्लैश ऑफ वाटर एंड क्लैप ऑफ हैंड, और क्लैपिंग ऑन, क्लैप जिस तरह के आवाज आते हैं दैट इज व्हाट क्लैपिंग, क्लैपिंग। ओके, नेक्स्ट इज यूफेमिज्म। अक्सर हम पोएम बनाते हैं या कोई अच्छा लैंग्वेज यूज करता है तो उसमें बुरे वर्ड जानबूझकर हम नहीं डालते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा वर्ड ढूंढ लेते हैं। एक बुरे वर्ड की जगह पर अच्छा वर्ड्स का इस्तेमाल करना, उसका मतलब होता है यूफेमिज्म। अ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ हार्श एंड अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं लगता है जो हार्श लगता है उसकी जगह पर पोलाइट वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे कि डाइड, इसके जगह पर हम डाइड वर्ड की जगह पर हम लिखते हैं पास्ट अवे या डिपार्टेड, ऐसे हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, पोएट्री में अक्सर होता है। एंड टॉयलेट, टॉयलेट को है ना किसी के पोएट्री में अच्छा नहीं लगेगा तो लगेगा कंपोर्ट स्टेशन, कंफर्ट स्टेशन कहते हैं, सेम मीन्स टॉयलेट। ओके, तो अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, दैट इज व्हाट यूफेमिज्म। और नेक्स्ट लास्ट देखेंगे एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, सेवरल फ्रेजेस एंड वर्सेस बिगिन विद द सेम वर्ड एंड वर्ड्स, एक ही वर्ड फ्रेज है वो अगर किसी पोएम की लाइन में रिपीट रिपीट हो रही है, अभी एक एक वर्ड नहीं है, वर्ड के ग्रुप रिपीट हो रहा है, वर्ड का ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो उसे हम एनफ कहते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ हिस्ट्रीम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो इट वॉज द एज ऑफ, इट वॉज द एज ऑफ, इफ यू आर, इट वॉज द बेस्ट, इट वॉज द वर्स्ट, इट वॉज द दिस। ये भी है टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकिंस की ये पोएम, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। सो दिस इज व्हाट 10 जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है, सिमिली है, मेटाफोर है, यूफेमिज्म है, एंड जो कुछ हमने अभी ओनोमेटोपिया देखा, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि
ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे ये भी हम देखेंगे। फ्रॉग इन द पूल सिंगिंग एट नाइट। सिंगिंग कौन कर रहा है? फ्रॉग। कब कर रहा है? राइट को। फ्रॉग सिंगिंग कर सकता है, चिल्ला तो सकता है, लेकिन उसकी आवाज हमें सिंगिंग जैसे लगता है। सिंगिंग इज ए ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू फ्रॉग। सिंगिंग ये ह्यूमन क्वालिटी फ्रॉग का दिया गया है, तो ये क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। फ्रॉग को पर्सोनिफिकेशन का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आई टोल्ड माय रैट एंड माय रैट डिड एंड। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? यहाँ पर माय रैट ये वर्ड रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे द पीटर पाइपर पिक द पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ये पी 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 रिपीट हुआ है, जैसे कि वहां पर हमने बेबी बैटर देखे देखा था, सर पी 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 या प्रिपेयर। यहाँ तो क्या हो सकता है? alliteration. Alliteration is the perfect and right answer. Next is rhyme scheme. ये भी एक पोएटिकल डिवाइस है। आप ध्यान रखें कि बड़ा सा आसान सा ये बड़ी आसान सी राइम स्कीम होती है, पोएटिकल डिवाइस है, उसे ज्यादातर लड़के मिस करते हैं। आसान होता है, कैसे? हम एक एग्जाम्पल की देखेंगे। On the 15th of May, in the jungle of Nool, in the heat of the day, in the cool of the pool, he was splashing, enjoying the jungle's great joys. When Harton, the elephant, heard a small noise. तो ज़्यादा नहीं देखना, हमें लास्ट के वर्ड देखना है, जिसके पहला नूल, दूसरे बाद उसके बाद पूल, उसके बाद जॉय, उसके बाद नॉइज। हमें तो ये मालूम है नूल और पूल ये राइमिंग वर्ड्स है, और जॉय और नॉइज ये भी राइमिंग वर्ड हो गए। तो पहला साउंड कौन सा आया वो हम देखेंगे। पहला है ऊल, बाद में पूल, तो एक जैसा है, तो उसको हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि नूल को हम फर्स्ट साउंड है, पूल उसके जैसा ही है, इसलिए हमने लास्ट के जो ऊल है एक स्वर और एक व्यंजन है, वन वावल एंड वन कंसोनेंट सेम, सो 1-1 ऐसा नंबर दिया है। जॉइज एंड नॉइज सेम है, इसलिए 2-2 नंबर दिया है। उसको अल्फाबेट में डालेंगे तो AABB ऐसे हम 1-1-2-2 की जगह पर हमने अल्फाबेट डाल दिया AABB। तो ये राइम स्कीम क्या बन गया? राइम स्कीम ऑफ द स्टांजा इज AABB। पूरा की पूरा बना के नहीं लिखना है, सिर्फ आपको AABB इसे समझना है, इतना ही ध्यान रखिए। तो आगे है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बड़ी आसान सी चीज होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप सभी को मालूम है, जो भी 10वीं पास हुए उन सभी को तो ABCD तो आता ही है, अल्फाबेट्स मालूम होता है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, स्कॉलर भी होते हैं, तो बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गलतियां कर बैठते हैं। पता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस उसके बारे में हो जाता है। हमें तो ABCD आती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड्स जो आपको दिए जाते हैं, एग्जाम्पल जो आपको देते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसे कागज पर लिखकर ही देखना पड़ता है कि कैसा कौन सा फर्स्ट है। ऐसा एग्जाम्पल्स अभी इस स्टैंडर्ड का इस लेवल पर दिए जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजैक्शन, ट्रांजिस्टर, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसजेंडर। यहाँ पर पहला अक्षर सभी वर्ड्स का सेम है, दूसरा अक्षर देखा तो वो भी सभी का सेम है, तीसरा अक्षर देखा वो भी सभी का सेम है, चौथा अक्षर N है वो भी सभी का सेम है, पांचवा अक्षर S है वो भी सभी का सेम है। तो ये ध्यान रखो कि हमें यू हैव टू कंसिडर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय लेटर नंबर 6 नाउ। अभी फर्स्ट 5 लेटर से आर ऑलमोस्ट सेम, वो सबके सेम ही है, तो हमें 6 लेटर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट 5 ट्रांसपोर्ट, उसका ट्रांस निकाल दिया, ट्रांजैक्शन में ट्रांस निकाल दिया, ट्रांजिस्टर में ट्रांस निकाल दिया, ट्रांसफरेंट में ट्रांस निकाल दिया, ट्रांसजेंडर में भी ट्रांस निकाल, तो ट्रांस TRANS। तो ये 5 लेटर सेम ही है, तो क्या रह गया बीच? सिर्फ हमें रह गया पोर्ट, एक्शन, स्टर, पेरेंट और जेंडर। अभी इनको हमें अरेंज करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? एक्शन, उसके बाद स्टर, उसके बाद जेंडर, उसके बाद पेरेंट और उसके बाद पोर्ट, ऐसा आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उसे अरेंज करेंगे। तो लिखते वक्त ऐसा खड़ा नहीं लिखना है, आपको कैसा लिखना है? जैसे
ये हमने अरेंज किया है और उसके बाद हम ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, वर्टिकल उसे नहीं लिखना है, वर्टिकल सिर्फ हमारे सोचने के लिए। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता तो बड़ा आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जब ऐसे कुछ वर्ड दिए जाते हैं कि मुश्किल होता है कि पहले कितने लेटर सेम है तो बाद में उसके आगे का लेटर हमें सोचना पड़ता है। ओके, अगर हर एक वर्ड अलग अलग अल्फाबेट से शुरुआत होने वाला है तो बड़ा आसान हो जाता है कि ABCD में कौन सा अक्षर पहला आता है दूसरा आता है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मुश्किल वर्ड आते हैं तो उसे हमें कागज पर लिखकर देखना पड़ता है कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। ओके, हम जाते हैं जैसे कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल अपीयर एट लास्ट। देखिए, इफ वी अरेंज द वर्ड्स अल्फाबेटिकली, अगर जो वर्ड दिए गए वो अगर अल्फाबेट करेंगे तो उसमें से लास्ट वर्ड कौन सा आएगा ये पूछा है। इन्फॉर्म है, इंस्टेड है, इंस्टिंक्ट है, इंस्पेक्ट है और इंस्पायर है। इसमें INF, INS, INS, INS और INS, लास्ट के 3 वर्ड में 4 वर्ड में INS है। इसका मतलब इन्फॉर्म तो नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, तो INS को छोड़ देते हैं। दूसरे वर्ड में इंस्टेड में T आता है, इंस्टिंक्ट में भी T आता है और इंस्पेक्ट में P आता है और इंस्पायर में भी P आता है। तो हमें इंस्पायर या इंस्पेक्ट, इसमें लास्ट वर्ड कौन सा आ सकता है, इंस्टिंक्ट या इंस्टेड। तो इंस्टेड आएगा, इंस्टिंक्ट आएगा, INST, INST, इसमें INST E है और INST I है, तो लास्ट वर्ड INST I या इंस्टिंक्ट वर्ड आ सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर C ये करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल अपीयर फर्स्ट। अभी लास्ट ने पूछा है, फर्स्ट पूछा है, ये तो और आसान हो जाएगा। टास्क है, टैप है, टाइप है, टोन और टीन। तो फर्स्ट वर्ड है तो टीन का कोई जरूरत नहीं, टोन का भी जरूरत नहीं, टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। तो टैप या टास्क दोनों में कुछ होना चाहिए। तो टास्क हो नहीं सकता क्योंकि TA के बाद S है और यहाँ पर TA के बाद P है, तो टैप वर्ड फर्स्ट आएगा। और ये आंसर टैप, दिस विल बी द राइट आंसर। हम जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले वीडियो में भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ हिस्से देखे हैं और नाउन और प्रोनाउन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो उसे देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जाते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। इसके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, दीज आर व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच। चले सीधे चले जाते हैं। हमें सब कुछ मालूम है कि बचपन से लेके ये यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम सीधे जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सैम्पल क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे कि पहला, द अंडरलाइन वर्ड इज। मैं तुम्हें बता देता हूँ, नाउन का मतलब है नेम्स ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, प्रोनाउंस हैं जो को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ब्स जो एक्शन वर्ड्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं, एडवर्ब्स होते हैं जो एक्शन के बारे में, वर्ड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं, प्रेपोजिशन जो पोजीशन बताते हैं, और कंजंक्शन दो कंजंक्शन होते हैं जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ते हैं, और इंटरजेक्शन जैसे कि फियर और हैप्पीनेस के बाद हम जो सडनली जो बोलते हैं वो इंटरजेक्शन, जैसे कि वाओ, ग्रेट, इस तरह से वर्ड्स हम बोलते हैं अचानक, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। द अंडरलाइन वर्ड, ही थॉट फॉर अ व्हाइल। इसके यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है उसके बारे में पहले सोचो, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है उसके बारे में सोचो, बाद में आपको पता चलेगा। सब्जेक्ट अगर है तो नाउन ही आएगा। ही थॉट, थॉट ये वर्ब है, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सेकंड पोजीशन पर आया है और ये एक्शन दिखा रहा है थिंकिंग करने का। थॉट फॉर अ व्हाइल, दिस इज अ वर्ब, वर्ब हियर, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन, इट वाज अ ग्रेट एस्केप। इट वाज द ग्रेट एस्केप, एस्केप वर्ड इधर, ग्रेट वर्ड एस्केप के बारे में जानकारी देते हैं। इसका ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, एस्केप के बारे में। एडजेक्टिव किसके बारे में जानकारी हमेशा देता है, नाउन के बारे में, तो एस्केप क्या बन गया, नाउन बन गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द ए, दैट इज नाउन। एंड वन मोर एग्जांपल, आई बॉट अ ब्यूटीफुल बुक। यहाँ पर ब्यूटीफुल है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है, बुक के बारे में। जो कोई वर्ड दूसरे किसी नाउन के बारे में जानकारी देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देन
लेट्स मूव टू नेक्स्ट फ्यू एग्जाम्पल्स, जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू. द शी वर्ड इज अंडरलाइन. अंडरलाइन शी को है. हम सभी जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है, तो हम पर्सनल प्रोनाउन नहीं तो कम से कम प्रोनाउन लिख सकते हैं. आई लेफ्ट माई मोबाइल अंडर द किचन टेबल. अंडर दिस पोजिशन बता रहा है, कहाँ पर, किचन टेबल के नीचे. तो पोजीशन बताया तो उसे प्रीपोजिशन कहेंगे. सुनील वॉक स्लोली. वॉकिंग करने की प्रोसेस है उसकी, और उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, स्लोली चल रहा है या फास्ट चल रहा है. तो स्लोली इज एड टू वर्ब, सो एडवर्ब. सर आई रीच एट द स्पॉट ऑन टाइम बट नन वॉज प्रेजेंट. तो दो अलग अलग सेंटेंस है. नन वॉज प्रेजेंट एक है, आई रीच एट द स्पॉट ऑन द टाइम, ये भी अलग अलग सेंटेंस है. दोनों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, उसे कहते हैं हम बट. वाओ, नाइस स्कोर. वाओ के बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई देता है, तो ये इंटरजेक्शन है. देन द रे पासेस थ्रू द ग्लास. थ्रू द ग्लास, थ्रू गिव्स अस अ preposition. थ्रू द ग्लास. नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ हम जाएंगे. इनडायरेक्ट स्पीच देखते हुए हमें पहले देखना है कि जैसे कि डायरेक्ट स्पीच देते हैं तो उसे तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे. ओके, हाउ यू विल डिस्क्राइब. नेक्स्ट, नो, हमें क्या नहीं करना है जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है, तो उसमें क्या नहीं होता है. इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होता है. ओके, और चीज होती है कंजंक्शंस होते हैं. दैट का इस्तेमाल करते हैं जब हम असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. इफ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस होता है या वर्बल क्वेश्चन होता है तब हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं. और टू का इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस इंपेरेटिव, जैसे का ऑर्डर होता है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है, उसमें टू का इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंस पहचानना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, बस ध्यान रखें कि इन्वर्टेड कॉमा नहीं चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में, क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं चाहिए. और कंजंक्शंस में दैट होता है तो असर्टिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इफ है, वेदर है तो समझो कि ये वर्बल क्वेश्चन है, और टू है तो ये इंपेरेटिव क्वेश्चन, इंपेरेटिव सेंटेंस है. ये समझ में आ जाएगा आपको. और कुछ चेंजेस भी इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं, जैसे कि चेंजेस इन टेंस. सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट बन जाएगा. उससे कंटिन्यूस का होता है, सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. लेकिन सिंपल पास्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट बनता है. इस तरह को हमें ध्यान रखना है. और कुछ प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू. लेकिन सिर्फ ये तीन ही नहीं, तो उनके जो रूप बनते हैं, जैसे फॉर्म्स बनते हैं, आई के बाद माई भी आता है, मी भी आता है, उसमें भी चेंजेस होता है, या तो थर्ड पर्सन उनमें बदल जाता है. वी, उसको भी चेंज करते हैं, वी का दे कर सकते हैं, वी. और इसके बाद आवर और अस और यू, इसमें भी चेंज. सिर्फ ये तीन नहीं तो तीन के साथ उनके जो फॉर्म होते हैं उसमें भी चेंजेस. वर्ड्स जो कुछ पास्ट टेंस में बदलते हैं, ज्यादातर हम दिस कहते नहीं, तो दिस के बाद हम पास्ट टेंस बोलेंगे दैट. ओके, टुडे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट इज इन पास्ट, सो टुडे की जगह पर दैट डे कहेंगे, यस्टरडे की जगह प्रीवियस डे कहेंगे, और लास्ट हम कहेंगे दिस की जगह दैट, जिसके बाद दोज, ऐसे हम कर सकते हैं. ये चेंजेस को भी हमें ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से चेंजेस है. हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके, क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन of the following sentence. He said, I am a student. He said, I am a student. सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब said ये पास्ट टेंस में है, तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही आना चाहिए, ये हमने पहले भी देखा है. तो he said और कंजंक्शन सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, इसलिए उससे हम दैट जोड़ेंगे. दैट के बाद आई का मतलब बोलने वाला ही है, तो यहाँ पर ही होना चाहिए, तो तीनों जगह पर ही है. और सी ए रॉन्ग है क्योंकि उसमें इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करिए तो नहीं आएगा. और ए में इज का इस्तेमाल किया है, जो कि सेड पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में होगा तो वॉज होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ही वॉज अ स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.
उसके बाद हम जाएंगे और नेक्स्ट एग्जांपल, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। अभी इनडायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। ऑफ द फॉलोइंग, रोहित टोल्ड रीना दैट शी वाज ब्यूटीफुल। रोनित टोल्ड रीना दैट शी वाज ब्यूटीफुल। और रोनित ने रीना को बताया कि तुम खूबसूरत हो। रोनित सेड टू रीना दैट शी, रोनित रीना के सामने है तो शी क्यों कहेगा, वो तो डायरेक्ट यू कर सकता है। और रोनित सेड टू रीना कॉमा डबल इंट कॉमा यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। ओके, थर्ड सेंटेंस, रीना वाज ब्यूटीफुल। रीना अगर सामने है तो रीना को रीना वाज ब्यूटीफुल ऐसा क्यों कहेगा। ओके, नेक्स्ट इज द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। ये तीसरे उदाहरण के मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, आप समझने की कोशिश करो। जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें कुछ भी बदलाव, कुछ भी चेंजेस हम नहीं करते, तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा साधा रहेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, उसमें इज की जगह पर वॉज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट हम चले थे वर्ड रजिस्टर कर। नाम ही बड़ा है वर्ड रजिस्टर, उसका कुछ भी ज्यादा मतलब नहीं, इसका मतलब है रिलेटेड वर्ड्स। ओके, वर्ड्स that I use, the words used in that particular field, वो फील्ड के अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल करता है, that these words are called word register. Okay, the word register means related word, especially खास करके कोई भी एडजेक्टिव ना यूज कर रहे, खास करके नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिंपल क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड क्लोजली टू फार्मिंग, फार्मिंग से रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड नीचे में से कौन सा शब्द है। जैसे कि एरोप्लेन फार्मिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग है, प्रेजेंट है, क्रॉप है, तो क्रॉप वर्ड फार्मिंग से बहुत ज़्यादा करीब होता है बाकी की तुलना में। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑड वर्ड आउट, जिसमें ऑड वर्ड लगता है उसे बाहर करो, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और स्पिनच वर्ड इस्तेमाल करें। तो इसमें सारे के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और लास्ट वर्ड है स्पिनच, वो है कि फार्मिंग से रिलेटेड है। सो ऑड वर्ड आउट ये भी आपको आसान हो जाएगा। यू कैन कलेक्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू एजुकेशन, कलेक्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू कॉमर्स, बैंकिंग, इंडस्ट्री, फार्मिंग, इंजीनियरिंग एंड सो मेनी फील्ड्स। हर एक का रजिस्टर अलग अलग है। रजिस्टर का मतलब किसी ने रजिस्टर तो नहीं बनाया, द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर स्पेशली यूज्ड। बैंक में कौन से करते हैं, पोस्ट ऑफिस में कौन से करते हैं, दीज आर द टर्म्स। ओके, दे आर कॉल्ड वर्ड रजिस्टर। एंड very students find this topic very difficult because they don't know the tenses. जिनको बस टेंस याद नहीं है या टेंस कैसे होते हैं मालूम नहीं उनको, एक्टिव पैसिव वॉइस डिफिकल्ट जाता है। तो टेंस भी याद रखना वो भी जरूरत है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम दोनों भी एक साथ देखेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और पैसिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट को। एंड एनी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कैन बी यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। मेन वर्ब का कौन सा भी फॉर्म एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ सिंग, सिंग के जगह सिंग्स भी आ सकता है, सैंग भी आ सकता है, संग भी आ सकता है, सिंगिंग भी आ सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ संग आ सकता है और कुछ भी नहीं आएगा। ओनली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड, सिर्फ यही इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है बिगिंस विद एक्टर। एक्टर बोले तो सब्जेक्ट, एक्टर का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वो शुरुआत होता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस बिगिन विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो जाती है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ओके, एंड पैसिव वॉइस की और भी कुछ खासियत है, जैसे कि उसमें बी आता है मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद, जैसे कि कैन बी, कुड बी, विल बी, वुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, ऐसे होता है। ओके, और बी के बाद हमेशा वर्ब कौन सा, वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और बीन भी आता है, लेकिन उसके बाद भी वर्ब कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और एम इज आर, ये बीन है, हैज हैड के बाद आएगा, एम इज आर प्रेजेंट टेंस में है, इसके बाद भी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और was were these are already in past tense, but उसके बाद आने वाला वो ये past participle form। being कंटिन्यूस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद आने वाला वो past participle form।
तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या पैसिव वॉइस सब समझना, अगर ये चीजें हैं जो 4 चीजें मैंने बताई ये आपको ध्यान में रखी तो पैसिव वॉइस समझना कुछ भी मुश्किल नहीं आता है। ओके, और जैसे कि नो द सब्जेक्ट, नो द ऑब्जेक्ट एंड नो द ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको सब्जेक्ट क्या होता है मालूम होना चाहिए, द डूअर ऑफ एक्शन। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन करता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, जिसके ऊपर एक्शन करता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब में कुछ ट्रांजिटिव होते हैं कुछ इनट्रांजिटिव होते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब को हमें समझना जरूरी होता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, तेजस्विनी गेव राजश्री अ बुक। तेजस्विनी ने राजश्री को एक बुक दिया। किसने दिया? तेजस्विनी। एक्शन किसने किया? तेजस्विनी। तेजस्विनी बिकम सब्जेक्ट। ओके, तेजस्विनी ने क्या किया? गिव, गेव ये देने की प्रोसेस किया है। तो दो जगह पर उसने दो चीजों पर उसने काम किया है, एक तो राजश्री और दूसरे को बुक। तो दोनों भी क्या बन गए? ऑब्जेक्ट बन गए। ओके, राजश्री एंड बुक, बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राजश्री इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ सैंपल क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। चलो हम सैंपल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तेजस्विनी गेव राजश्री अ बुक। इसमें राजश्री पहला आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, उसके बाद बुक आना चाहिए, इसमें बाय और तेजस्विनी। तो राजश्री इज गिवन अ बुक बाय तेजस्विनी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इज आया है। इज ए प्रेजेंट टेंस है और गेव ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज राजश्री वर गिवन, राजश्री सिंगल है तो उसके लिए वर की जरूरत नहीं है। राजश्री was given, ये राइट है, was given a book. Rajeshri was given a book by Tejaswini. This is the right answer, C. And next, choose the correct passive voice statement of the following sentence. Arjun can collect the papers. Sorry, Anju can collect the papers. तो यहाँ पर can है, can this is the modal auxiliary. तो कैन है तो मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस में कैन भी ही आना चाहिए और उससे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और पेपर से ऑब्जेक्ट, तो पेपर्स कैन बी कलेक्टेड बाय अंजू, दिस शुड बी द आंसर। तो पेपर्स कैन बी कलेक्टेड बाय अंजू, ये सी ऑप्शन कलेक्ट आता है। तो बाकी की जगह पर नहीं आएगा क्योंकि पहले ए में कलेक्ट लिखा है, कलेक्टेड नहीं लिखा है। बी में पेपर्स कैन है, कैन भी नहीं है। सी में कुड भी है, उसका कोई जरूरत ही नहीं था। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कैन है, कैन की जगह पर कुड आता है या वुड आता है या शुड आता है या मस्ट आता है या विल आता है या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आता है, तो भी इसी फॉर्मेट में उसे कैन है तो यहाँ पर कैन पैसिव वॉइस में कैन बदलेगा और उसकी जगह पर कुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा, मस्ट या विल, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। तो ये समझना, एक एग्जाम्पल दिया तो बाकी के सही एग्जाम्पल आपको बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ओपन द डोर, ये जानबूझकर एक इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने दिया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे करें। लेट इस्तेमाल करो, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करो, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करो, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल, बी का इस्तेमाल, बी के बाद वर्ब का इस्तेमाल करना है आपको। जैसे कि लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है डोर, लेट द डोर बी ओपन, इस तरह से हम करते हैं, लेट द डोर बी ओपन। ये पी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ओके, दिस विल बी द आंसर। और कोई ज्यादातर इंपेरेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि अगर आप पूछा भी जाता है तो हमें आना चाहिए। आगे है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, आसान सा हिस्सा होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में चेंजेस करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। पहला है तो पॉजिटिव फॉर्म। तो एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है, ये पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। हमें फॉर्म चेंज करना होता है, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का कंपैरेटिव या कंपैरेटिव का पॉजिटिव हमें कर सकता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है, उससे हमें चेंज करना होता है।
और दूसरा टेंस है, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, जो कुछ टेंस है जैसा है वैसा ही रहने दो, उसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते। ओके, और आगे है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स पॉजिटिव डिग्री करते वक्त थोड़ा सा चेंजेस उसमें होते हैं, लेकिन पूरा के पूरा सब प्रेजेंट टू पास्ट ऐसा नहीं होता है, थोड़ा चेंजेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर है। ओके, और नेक्स्ट है फॉर्मेट। आप ध्यान रखिए, ज्यादातर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले ही द आता है, कंपैरेटिव या पॉजिटिव के पहले नहीं आता है। तो द हमें समझ आता है, EST समझ में आता है, या मोस्ट हम इस्तेमाल करते हो तो समझ में आता है। और कंपैरेटिव के लिए ER ज्यादातर एडजेक्टिव को लगाया जाता है, या कभी कभी मोर भी लगाया जाता है, और उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद दैन का इस्तेमाल करते हैं। तो मोर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन वगैरह वगैरह कंपैरेटिव। और पॉजिटिव डिग्री में एज एडजेक्टिव एज, जैसे कि एज गुड एज, ऐसे हम करते हैं। ओके, एज हाई एज, ऐसे हम कर सकते हैं। तो we have to pay attention to the adjective form, positive, comparative or superlative, tense and verb form and format. Okay, and we can have example here. Socrates was the wisest man in Athens. So wisest man in Athens, EST is the word given here. So, and the is this, of course we can understand this is a superlative degree, and changed into comparative degree. Socrates was wisest than any other. Here you can understand that than word is used, it is a comparative, and a wisest meaning a wiser man in Athens, and than word is used. After in positive degree, no other man was as wise as Socrates. This is what positive degree. As I told you, this is just a revision lesson. One example is given because you have to recollect all the things which were taught in school. Okay, and next we'll have some examples here. Some questions, sample questions. Choose the statement which is in which the positive degree adjective is used correctly. Rajdhani is the fastest train in India. तो फास्टेस्ट है तो फास्टर करना पड़ेगा, फास्टर करेंगे तो द निकल जाएगा, और उसके बाद दैन भी आना चाहिए। और वर्ब है इज, ये इज को भी हमें कभी नहीं बदलना है। और दूसरी बात है कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस ही रखना है, और हमें पॉजिटिव डिग्री करनी है। राजधानी इज फास्टर करेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री हमें करना है पॉजिटिव डिग्री, तो ये पहला वाला तो बिल्कुल गलत होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एज एडजेक्टिव एज चाहिए और प्रेजेंट टेंस चाहिए, ये ध्यान रखिए। नो अदर ट्रेन इन इंडिया वॉज, गलत, ये पास्ट टेंस है, हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए। नो अदर ट्रेन इन इंडिया एज, इसमें वर्ब भी नहीं है। और लास्ट में नो अदर ट्रेन इन इंडिया इज एज फास्ट एज राजधानी, लास्ट वन इज करेक्ट बिकॉज it has followed all the rules. Choose the statement in which the comparative degree adjective is used correctly. He was one of the best musicians in the world. He was better than most other musicians in the world. He was better than most other musicians in the world. ये पहला ही सेंटेंस करेक्ट दिया। Okay, comparative degree, the first sentence he was राइट है, वन ऑफ द निकाल देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो ही वॉज बेटर देन, हाँ। मोस्ट अदर म्यूजिशियंस क्योंकि प्लूरल है, म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, सेकंड सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, ही वॉज बेटर देन मोस्ट अदर म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड एंड ओके ओके ओके, चलो। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ऑल द ऑप्शंस आर गिवन हियर। ओके, नेक्स्ट फ्रेमिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे तो WH टाइप क्वेश्चंस खास कर आपको पूछे जाते हैं। WH क्वेश्चंस व्हाट थिंग्स के लिए पूछा जाता है, हु पर्सन्स के लिए, खासकर सब्जेक्ट के लिए, व्हेन टाइम के लिए, वर प्लेस के लिए, व्हाई रीजन के लिए, विच सिलेक्टेड थिंग के लिए,
हाउ मेथड या प्रोसेस किस तरह से हुआ है उसके लिए, और हाउ फार डिस्टेंस या एक्सटेंट के लिए पूछा जाता है, whom ये भी पर्सन के लिए पूछा जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए पूछा जाता है, और हुज ये पोजीशन के लिए बता। उसके बाद और एक चीज जरूरी होती है वो है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल 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 नहीं भूलना है। ज़्यादातर स्टूडेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जितना भी अच्छा किया उसमें सब मार्क्स निकल जाता है। तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि तीनों भी क्वेश्चन सेम ही हो लेकिन क्वेश्चन मार्क किसी में नहीं है, किसी में बूस्टअप है, 1 किलोमीटर मार्क है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ठीक है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो उसमें आपको अंक नहीं आएंगे। और अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड का मतलब है आंसर। अंडरलाइन वर्ड को मिटा के आपको क्वेश्चन बनाना है, ये बात को ध्यान रखें। जैसे कि सब्जेक्ट है, अगर अंडरलाइन सब्जेक्ट के नीचे है तो जैसे कि अविष्का इज अ क्लेवर स्टूडेंट, अविष्का के नीचे अंडरलाइन दिया गया है, अविष्का शब्द के नीचे, तो ये सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन है तो ये बड़ा आसान हो जाता है। हु इज द क्लेवर स्टूडेंट, अविष्का ऊपर निकाल दिया, उसकी जगह पर हु लग दिया तो आसान हो गया। इट वर्क्स फास्ट, अंडरलाइन इट के नीचे आया तो ये भी और आसान है क्योंकि ये इट है। अगर पर्सन है तो हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थिंग है तो व्हाट वर्क्स फास्ट ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडरलाइन सब्जेक्ट के नीचे नहीं है तो दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ता है। दूसरा मेथड क्या है, हम चले जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है अदर देन सब्जेक्ट। फ्रेम वर्बल क्वेश्चन, पहला तो वर्बल क्वेश्चन फ्रेम करो, रिमूव द आंसर पार्ट को निकाल दो, पुट WH वर्ड जो भी जरूरी है उसे डालो और क्वेश्चन मार्क दे दो। इतना आसान चीज होती है लेकिन अक्सर बच्चे क्वेश्चन बनाने में मुश्किल उनको लगता है। अर्चिता गेव मी अ ट्रिक फॉर बेटर कंसंट्रेशन। अर्चिता सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, गेव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, a trick is object and for the better concentration, ये gives reason। तो हमें समझना है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये अर्चिता के नीचे अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन इसमें से कौन सी भी एक जगह, जैसे मी के नीचे है और अ ट्रिक के नीचे है या फॉर बेटर कंसंट्रेशन के नीचे है, तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे उसका, तो वर्बल क्वेश्चन का डिड अर्चिता गिव मी अ ट्रिक फॉर कंसंट्रेशन, ये वर्बल क्वेश्चन बन गया। और जिस इस वर्बल क्वेश्चन को बेस्ट समझ के सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे, जैसे कि whom did अर्चिता गिव अ ट्रिक फॉर कंसंट्रेशन, आंसर आ गया मी के नीचे अंडरलाइन है तो ये क्वेश्चन बनेगा। व्हाट डिड अर्चना गिव मी फॉर बेटर कंसंट्रेशन, उसका आंसर आएगा ट्रिक के नीचे अंडरलाइन है तो ये क्वेश्चन बनेगा। व्हाई डिड अर्चना गिव मी अ ट्रिक फॉर बेटर कंसंट्रेशन, ओके। और ये भी क्वेश्चन बनता है फॉर व्हाट डिड अर्चना गिव मी अ ट्रिक, ऐसा भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं रीजन के लिए। नेक्स्ट हम जाएंगे स्वप्निल रन्स फास्ट इन द मॉर्निंग। स्वप्निल रन्स फास्ट इन द मॉर्निंग, हाउ डज स्वप्निल रन इन द मॉर्निंग, बना सकते हैं फास्ट। व्हेन डज स्वप्निल रन फास्ट इन द मॉर्निंग, ये भी बना सकते हैं। व्हाट डज स्वप्निल डू इन द मॉर्निंग, स्वप्निल क्या करता है मॉर्निंग में, रनिंग करता है, ये भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। सो दिस बिकम, इस तरह से हम जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ओके। एंड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे सैम्पल क्वेश्चंस, एंड सैम्पल क्वेश्चन में चूज द करेक्ट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। रंजित एंड हिज ब्रदर वर द बेस्ट प्लेयर्स, तो आंसर आया है रंजित एंड हिज ब्रदर, तो आंसर का हमें क्वेश्चन बनाना है कि आंसर इसका ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर रंजित एंड हिज ब्रदर ना, ये बहुत बड़ा है आसान। सब्जेक्ट के नीचे है और रंजित और ये पर्सन है हिज ब्रदर, तो हम हु करेंगे और बाकी का क्वेश्चन मार्क तक है, तो हु आर द बेस्ट प्लेयर्स, तो ये करेंगे, क्वेश्चन इज राइट सी, ओके। देन नेक्स्ट इज sorry question B is right, who were, because it is a past tense in the given sentence, we should follow past tense। complete the following sentence, complete the following question, dash did Krishna give his gift, और उसने गिफ्ट किसको दिया, his sister को, तो वहां पर कौन सा वर्ड होना चाहिए, what did Krishna give, whose did Krishna give, which did Krishna give और whom did। तो कृष्णा ने दिया है, कृष्णा सब्जेक्ट है, क्या किया है, दिया है वर्ब है, क्या दिया है, गिफ्ट दिया है, और किसको दिया है,
सिस्टर को दिया है, तो किसको, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो whom होना चाहिए, तो आंसर इज डी, whom। एंड लास्ट, choose the correct indirect question. What do you want to do in the morning? What do you want to do in the morning? ये इनकरेक्ट क्वेश्चन आपको ढूंढना है। हाउ डू ही स्पीक्स, ये गलत हुआ ना, हाउ डज ही स्पीक ऐसा होना चाहिए। जो यस लगाया है वो गलत जगह पर लगाया, स्पीक्स को न लगाते हुए ईएस को लगाना चाहिए, डू। तो हाउ डज ही स्पीक ऐसा होना चाहिए था। यस पेड द बिल, ये भी ठीक है। हु रोड द पैमेला, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें डू की जगह पर डज होना चाहिए और स्पीक की एस नहीं होना चाहिए था। सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सीईटी एग्जाम में। हम बहुत लंबा सा वीडियो ये भी हो गया। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, उसका भी प्रैक्टिस करके उम्मीद करता हूँ कि आप राइटिंग स्किल का 3rd वीडियो भी आप देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट जो 10वीं के लिए आपके सारे दोस्तों को आप शेयर करेंगे। और एंजॉय, ऑल द बेस्ट।